प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में oogenesis के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गैमेटोजेनेसिस का एक पार्ट है और ये फीमेल ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें संपन्न होने वाली क्रिया है। मादा प्राणियों में युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है उसको हम अंडजनन या oogenesis कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप मादा युग्मक अंडाणुओं को निर्माण करते हैं। मादा प्राणियों में प्रमुख जननांग अंडाशय होते हैं, यानी कि ऊजनन की जो क्रिया है वो अंडाशय के अंतर्गत होती है, जिसमें जर्मिनल एपिथेलियम का एक अस्तर पाया जाता है। उस अस्तर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें oogenesis की क्रिया संपन्न होती है। मादा युग्मक, जिसको हम अंडाणु कहते हैं, शुक्राणु की तुलना में आकार में बहुत बड़ा और अगतिशील होता है, क्योंकि अंडाणु जो होता है इसमें यौग की मात्रा, कोशिका द्रव्य, प्रोटीन, ग्लाइकोजन व केंद्रकीय जो अम्ल होते हैं उनकी बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। अंडाणु आकार में बड़े और गतिहीन होते हैं और इनके 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जिनको अंडाणु या अंड oogenesis की जो क्रिया होती है उसके तहत संपन्न होते हैं। ये क्या है, देखिए कि ये द्विगुणित जो होता है युग्मनज जाइगोट के लिए अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय उपलब्ध करवाने का कार्य भी करते हैं। दूसरी बात कि जो जाइगोट के संपूर्ण कोशिका द्रव्य की व्यवस्था भी अंडाणु के द्वारा की जाती है और ये विकसित होने वाले भ्रूण के लिए आवश्यक भोजन पदार्थ भी अंडाणु के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। इन्हीं 3 कारणों की वजह से ये आकार में बड़े होते हैं और अगतिशील होते हैं और पोषक युक्त होते हैं। आधारभूत रूप से अंडजनन की जो क्रिया होती है वो शुक्राणु जनन की तरह ही होती है, लेकिन शुक्राणु की तुलना में जो अंडजनन की जो क्रिया होती है वो अधिक जटिल होती है। और अंडजनन की क्रिया की शुरुआत भी जैसे शुक्र जनन में प्रीमोर्डियल जो जर्म सेल्स होती हैं उनके तहत, उसी प्रकार oogenesis में भी इसी प्रकार की क्रिया होती है। तो इसी आधार पर हम इस क्रिया को भी, जिस तरीके से हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 भागों में इसको डिवाइड किया था, तो इस oogenesis की जो क्रिया है इसको भी हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो फेज होती है हम उसको मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था, दूसरी वृद्धि प्रावस्था, तीसरी परिपक्वन प्रावस्था जिसको हम कहते हैं। ये 3 प्रावस्था में हम इनको डिवीजन कर सकते हैं और इसी प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणन प्रावस्था क्या होती है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। गुणन प्रावस्था जो रहती है, इस प्रावस्था में जननिक उपकला जो रहती है उसमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये उपस्थित कोशिकाएं बड़ी होकर के प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाएं बनाती हैं, जो कि बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर जननिक उपकला से अलग हो जाती हैं और oogonia या ऊ मदर सेल्स का निर्माण करती हैं। इस प्रकार ये सेल बनती हैं, उन सेल्स को हम oogonia या ऊ मदर सेल्स कहते हैं। oogonia में फिर बार बार समसूत्री विभाजन होता रहता है, जिससे अनेक प्राइमरी oocytes कोशिकाएं और फॉलिकुलर या पुटकीय या पोषक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, यानी कि जो प्राइमरी oocyte सेल्स होती हैं ये भी द्विगुणित होती हैं और oogonia सेल होती हैं ये भी आपकी द्विगुणित सेल होती हैं। यहाँ देखिए फ्लो चार्ट दे रखा है, जिसकी सहायता से हम इसको समझ लेते हैं कि देखिए जो इसकी जनन उपकला ऊतक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये समसूत्री विभाजन करती हैं और समसूत्री विभाजन करने के बाद में ये आपका oogonia बनाती है। इसको हम ऊ मदर सेल्स कहते हैं। ऊ मदर सेल्स या oogonia सेल होती हैं, ये भी डिप्लॉयड होती हैं। इनमें अगेन समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने के बाद में प्राइमरी oocyte सेल्स बनती हैं और दूसरी पोलर बॉडी का निर्माण होता है। फिर इनमें से
पोलर बॉडी तो यहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन जो प्राइमरी oocyte सेल होती है ये पुनः ग्रोथ फेज में जाती है। ग्रोथ फेज में जाने के बाद में आकार में अत्यधिक वृद्धि करती है, पीतक का संग्रहण करती है और कोशिका द्रव्य की मात्रा में वृद्धि कर लेती है, यानी कोशिका द्रव्य को बढ़ा लेती है। फिर ग्रोथ फेज में जाने के बाद में ये मैच्यूरेशन फेज यानी परिपक्वन प्रावस्था में जाती हैं, जहाँ पर इसमें प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है। ये विभाजन होता है वो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा प्राइमरी oocyte जो सेल होती है उससे एक अगुणित सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक oocyte का निर्माण होता है और एक फर्स्ट प्रथम पोलर बॉडी का निर्माण होता है। अब आता है कि आपकी जो सेकेंडरी oocyte बनती है, इस सेकेंडरी oocyte में द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होता है और द्वितीयक परिपक्वन जो विभाजन होता है ये आप देख रहे हैं, ये आपका माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक अंडाणु oocyte का निर्माण होता है और सेकेंडरी या द्वितीयक पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ये जो द्वितीयक पोलर बॉडी होती है ये नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जैसे ही आपकी सेकेंडरी oocyte होती है इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है, इसी प्रकार का विभाजन आपकी जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है इसमें भी होता है, जिसके फलस्वरूप दो पुत्री पोलर बॉडियों का निर्माण होता है और ये दोनों पोलर बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस प्रकार एक प्राइमरी oocyte से यानी कि oogonia में समसूत्री विभाजन हुआ, प्राइमरी oocyte बन गया। एक प्राइमरी oocyte से आपका केवल एक ही अंडाणु का निर्माण होता है और 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो 3 पोलर बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि पीतक के निर्माण में या अन्य भागों में उपयोग होती है और सिर्फ एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। लेकिन आपने देखा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस की जो हमने प्रक्रिया पढ़ी थी उसमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर एक आप देख रहे हैं कि एक प्राइमरी oocyte से केवल एक ही अंडाणु का निर्माण हो रहा है। ये इनमें महत्वपूर्ण अंतर है। इस डायग्राम को भी देख लीजिए। देखो oogonia सेल्स जो रहती है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो रहती है उसमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने के बाद में आपकी ये oogonia सेल बन गई जो कि आपकी डिप्लॉइड होती है। इसमें समसूत्री विभाजन हुआ जिससे आपकी 2 ये और ये सेल्स बन गई। ठीक है, ये इन सेल्स में फिर विभाजन होता है और विभाजन होने के बाद में प्राइमरी oocytes का निर्माण होता है और प्राइमरी oocyte में समसूत्री विभाजन के बाद में ग्रोथ फेज में जाती है। ग्रोथ फेज में जाने के बाद में आकार में वृद्धि होती है और एक समसूत्री विभाजन होता है और उसके बाद में उससे क्या होता है, सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। सेकेंडरी जो oocyte होता है उसके बाद में आप में दोबारा विभाजन होगा, मैच्यूरेशन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, सेकेंडरी वाला होता है वो समसूत्री विभाजन होता है, जिसके तहत सेकेंडरी जो oocyte है वो विभाजित होकर के एक oocyte यानी अंडाणु का निर्माण करती है और बाकी एक सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण करती है। इसी प्रकार आपकी जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है उसमें भी विभाजन होता है और उससे 2 पुत्री या डॉटर पोलर बॉडीज़ का निर्माण होता है। अब आता है आपका वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनको हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, वृद्धि प्रावस्था जो रहती है वो अंड जनन की सबसे लंबी प्रावस्था है। अब तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो शुक्र जनन की तुलना में अंड जनन की जो वृद्धि प्रावस्था होती है वो बड़ी होती है, लंबी होती है और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होता है। इसमें oogonia जो रहता है उसमें वृद्धि होती है और वो प्राइमरी oocyte का निर्माण करती है और प्राइमरी oocyte जो रहती है वो भी आपका डिप्लॉइड होता है यानी कि द्विगुणित होता है। oogonia में वृद्धि अलग अलग जो प्राणी होते हैं उनमें अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए जैसे स्तनी जो रहते हैं इनमें जो वृद्धि होती है वो 20 गुना होती है, जबकि जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें 200 गुना होती है। पक्षियों में होती है वो 4000 गुना होती है, यानी कि अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। oogonia में वृद्धि की जो दर होती है वो अलग अलग जातियों में भी भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए जैसे फीमेल जो रहती है यानी कि स्तनधारी जो फीमेल होती है उसकी वृद्धि जो प्रावस्था है वो 14 दिन की होती है, जबकि जो मुर्गी होती है
उसमें जो वृद्धि प्रावस्था होती है वो 6 से 14 दिन में होती है। मेंढक में ये अवधि होती है वो 3 वर्ष की होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है, लंबी होती है। अध्ययन की दृष्टि से ये जो वृद्धि प्रावस्था है उसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक प्री वाइटेलोजेनेसिस और एक वाइटेलोजेनेसिस, यानी पीतक निर्माण से पूर्व की घटना और एक पीतक निर्माण की घटना। इन 2 भागों में हम वृद्धि प्रावस्था को विभाजित कर सकते हैं। तो पहले हम अध्ययन करते हैं प्री वाइटेलोजेनेसिस, यानी कि पीतक निर्माण से पूर्व की अवस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो ये जो प्रावस्था होती है, इस प्रावस्था के अंतर्गत 2 कारक महत्वपूर्ण होते हैं, एक कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक। इस प्रावस्था में कोशिका द्रव्य में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और केंद्रक में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उन दोनों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं कि जो oocyte होती है उसके अंतर्गत जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको हम ऊप्लाज्म भी कहते हैं। तो ऊप्लाज्म में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं यहाँ देख लीजिए। ओगोनियम में या वो जो oocyte होता है उसके अंतर्गत जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसको हम ऊप्लाज्म कहते हैं। इस प्रावस्था में ऊप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाती है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि इस अवस्था के दौरान साइटोप्लाज्म में, जिसको यानी oocyte के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है और इसमें कणिका में हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, यानी कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज आर वेरी, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे इनका एक समूह बन जाता है और ये जो समूह होते हैं उनको हम माइटोकॉन्ड्रिया के बादल कहते हैं। ये बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बादल कहाँ पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो बादल है वो अंडाणु के अंतर्गत पाए जाते हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये ध्यान देने योग्य बात है। इसके कारण ऊप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है उसकी मात्रा जो केंद्रक में पाए जाने वाला जो डीएनए होता है उसकी तुलना में बढ़ जाती है, यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो बादल होते हैं उन बादलों को हम बाल्ब यानी कि पीतक केंद्रक भी कहते हैं। या तो हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया के बादल कहेंगे या फिर वाल्व यानी कि पीतक केंद्रक भी हम इसको कह सकते हैं। अन्य परिवर्तन क्या होता है कि इसमें जो गोल्जी कॉय होता है वो अधिक सक्रिय होकर के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो रहते हैं ये केवल स्तनधारी जीवों के oocyte में ही पाए जाते हैं। बाकी अन्य जो जीव होते हैं जैसे एम्फीबियन है, फिशीज है, रेप्टाइल्स है, उनमें कॉर्टिकल्स ग्रेन्यूल्स का निर्माण नहीं होता है। और ये जो कॉर्टिकल कणिकाएँ होती हैं ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती हैं और इन्हीं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की कणिकाओं के द्वारा ही निषेचन कला का निर्माण होता है। जब वो अंडाणु आपका शुक्राणु के संपर्क में आता है तो जब प्रवेश कर जाता है तो प्रवेश करने के बाद में जो फर्स्ट जो मेम्ब्रेन बनती है वो निषेचन कला कहलाती है। उसका निर्माण भी कॉर्टिकल कणिकाओं या म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के जो कण होते हैं इनके द्वारा होता है। तो इसका निर्माण इस प्रावस्था के दौरान होता है। वो साइड का जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसके छोटे छोटे वेसिकल्स के साथ में एन्यूलेटेड लेमेली का निर्माण भी होता है। तो ये कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जिनका निर्माण इस प्रावस्था के दौरान होता है, यानी कि जो प्री वाइटेलोजेनेसिस की साइटोप्लाज्म वाली जो अवस्था है उसमें। अब हम देखेंगे कि इसकी जो दूसरा बिंदु है केंद्रक, यानी ये तो हमने साइटोप्लाज्म में देख ली। अब आता है कि केंद्रक में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो हम देखेंगे कि इस प्रावस्था के दौरान जो केंद्रक होता है उसके आकार में भी परिवर्तन हो जाता है, आकार बढ़ जाता है। केंद्रक द्रव्य की जो मात्रा होती है वो भी बढ़ जाती है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रिकाएँ होती है केंद्रिका की संख्या भी बढ़ जाती है। और ख़ास बात ये भी है कि इसके दौरान ये विभिन्न प्रकार के जो आरएनए होते हैं उनका निर्माण भी हो जाता है, जिसमें से जो एमआरएनए होता है उसके द्वारा कोशिका द्रव्य में इन्फोर्मोसोम्स का निर्माण भी होने लगता है, यानी कि ये भी महत्वपूर्ण है। यानी एमआरएनए जो रहता है वो प्रोटीन के साथ में जुड़ करके कोशिका द्रव्य में इन्फोर्मोसोम्स का निर्माण करने लगता है। अब इसका पार्ट बी, यानी कि हमने प्री वाइटेलोजेनेसिस पढ़ लिया,
अब हम पढ़ेंगे वाइटेलोजेनेसिस यानी पीतक निर्माण की जो क्रिया है। तो वाइटेलोजेनेसिस का मतलब यही है कि यौग निर्माण की जो क्रिया होती है उसको हम वाइटेलोजेनेसिस कहते हैं। तो खास परिवर्तन क्या होता है कि इस प्रावस्था के दौरान ही पीतक का निर्माण होता है, और पीतक का जो निर्माण होता है बाह्य अंडाशय जो ऊतक होते हैं उनके द्वारा होता है, और ये ऊतक जो रहते हैं यकृत में पाए जाते हैं। यानी कि पीतक का जो मुख्य रूप से निर्माण है वो यकृत में ही होता है। ठीक है, लीवर सेल्स के अंतर्गत ही आपका जो यौग है उसका फॉर्मेशन होता है। निर्माण स्थल से जो पीतक होता है वो घुलनशील अवस्था में अंडाशय कोशिकाओं में रक्त के द्वारा आता है। गोल्जिका और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनकी सहायता से जो यौग होता है वो रूपांतरित माइटोकॉन्ड्रिया में भी आ जाता है, जहाँ इसकी अघुलनशील अवस्था में इसको बदल दिया जाता है। इस प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रियल के जो बादल होते हैं वो साइटोप्लाज्म में यानी कि oocyte के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसमें यौग के संग्रहण में भी सहायता करता है। अब आता है कि जो आपका यौग होता है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, रासायनिक संगठन क्या होता है। तो रासायनिक संगठन के तौर पर हम इसको देखें तो जो पीतक होता है उसमें फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, प्रोटीन भी पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है और कुछ मात्रा में वाटर भी पाया जाता है। तो फॉस्फोलिपिड जो रहता है उसकी मात्रा लगभग 32 से 33% पाई जाती है, जबकि जो प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन जैसे एल्बुमिन है, फॉस्फोवाइटिन है, लिपोवाइटिन है, ये विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स हैं जिनकी मात्रा 16 से 17% पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो 1% होती है, और जल की जो मात्रा है वो 48 से 49% तक पाई जाती है। अब आता है कि टाइप्स ऑफ यौग यानी कि पीतक के प्रकार। तो पीतक मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोटीन यौग और दूसरा होता है फैटी यौग। नाम से ही पता चल रहा है प्रोटीन यौग, यानी कि जब पीतक में प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी तो वो प्रोटीन यौग कहलाएगा, और जब यौग में या पीतक में वसा की मात्रा अधिक होगी तो वो आपका फैटी यौग कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी प्रावस्था आती है परिपक्वन प्रावस्था, मैच्योरेशन फेज। तो इस प्रावस्था में क्या होता है कि जो अंडजनन की परिपक्वन प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक सेकेंडरी प्राइमरी यानी डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte से एक अगुणित ऊटिड या oocyte और 3 अगुणित पोलर बॉडीज का या पोलोसाइट्स का निर्माण होता है। इसमें जो विभाजन होता है उसमें दो प्रकार के विभाजन होते हैं, प्रथम परिपक्वन विभाजन और द्वितीयक परिपक्वन विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यानी जब प्रथम जो विभाजन होगा, प्रथम परिपक्वन विभाजन, वो अर्धसूत्री विभाजन होगा। उसके द्वारा एक प्राइमरी oocyte से एक अगुणित सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है। जबकि जो सेकंड परिपक्वन विभाजन होता है वो समसूत्री होता है, जिससे आपका एक अंडाणु यानी कि सेकेंडरी oocyte से क्या बन गया, आपका अंडाणु ऊटिड बन गया, और एक सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण भी होता है। इसी प्रकार जो आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी होती है उसमें भी विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद में दो डॉटर पोलर बॉडीज का निर्माण और होता है। और अंडजनन में एक प्राथमिक oocyte से केवल एक ही ऊटिड या अंडाणु का निर्माण ही होता है। जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ शुक्रजनन की जो क्रिया होती है उसके दौरान जो प्राइमरी oocyte सेल होती है उसकी से 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइमरी oocyte से केवल और केवल एक ही अंडाणु या oocyte का निर्माण होता है। सामान्यतः द्वितीयक परिपक्वन जो विभाजन होता है वो अंडाशय के बाहर होता है, और कुछ प्राणियों में निषेचन से पूर्व और कुछ में निषेचन के साथ साथ भी होता है। कई जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें दोनों परिपक्वन जो विभाजन होते हैं वो अंडाशय में ही पूर्ण हो जाते हैं। ये थोड़ा सा इसमें विविधता पाई जाती है।